तो हाय गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और आज आप स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 6। और उसे यूनिट 6 स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हो? सब कुछ सही चल रहा है ना? पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है? सब कुछ सही चल रहा है? हालांकि पेपर नजदीक आ रहा, ठीक है, पेपर आने में बहुत कम टाइम बचे हुए हैं। तैयारी होप सब कुछ सही चल रही होगी, है ना? और हाँ, एक बात और है भाई, वीडियोस को लाइक करके जाया करो। क्या करके? लाइक करके तो जाया करो यार। देखते हो, देख लेते हो, कंटेंट ले लेते हो, पर लाइक नहीं करते हो यार आप लोग। लाइक करके जाया करो, ठीक है? चलो, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हम यूनिट 6। और यूनिट 6 किसका होने वाला भाई? नर्सिंग। किसका किसका जल्दी बताओ। नर्सिंग डिकोड सीरीज का, है ना? तो यूनिट 6 में जो चैप्टर का नाम होगा वो होगा असेसमेंट मेथड एंड इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज, ठीक है? इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था? उसमें था कि एजुकेशनल टीचिंग मीडिया था। वो क्या था? एजुकेशनल टीचिंग मीडिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? असेसमेंट मेथड, ठीक है? जैसे मान लो कि मेरा एक बच्चा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूं और मेरा एक स्टूडेंट है जो कि हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में वो काम कर रहा है या फिर वो जॉब वो कर रहा है, उसकी ड्यूटीज लगी हुई है हॉस्पिटल में। अब मुझे उसका असेसमेंट करना है, तो कौन कौन से मेथड होते हैं असेसमेंट के? मुझे उसका इवैल्यूएशन करना, कौन कौन से मेथड होते हैं इवैल्यूएशन के? ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो लेट स्टार्ट, हम करते हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज, ठीक है? इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। भाई डेफिनेशन क्या होता है? तो इट इज अ मेजरमेंट ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट on an individual such as knowledge, attitude, skill against a particular standard, ठीक है? a particular standard। तो देखो, मेजरमेंट ऑफ वेरियस एटीट्यूड्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स। तो असेसमेंट मेथड क्या होता है कि देखो, असेसमेंट मेथड होता है ना, एक वेरियस मेजरमेंट एट्रीब्यूट्स होता है जिसके थ्रू हम पेशेंट, जिसके थ्रू हम जो पर्सन होता है उसके हम स्किल्स, उसका नॉलेज, उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी पर्सनैलिटी को हम जज करते हैं या फिर उसको हम इवेल्युएट करते हैं। ये ऐसे हम कर सकते हैं। अगर मैं पर्पस एंड स्कोप की बात करूं तो सर्टिफिकेट क्या, सबसे पहले पर्पस क्या होता है भाई? कि इसका अगर हम पर्पस की बात करते हैं तो सर्टिफिकेशन इज डन बाय असेसमेंट, ठीक है? देखो, किसी को भी सर्टिफिकेट दे रहे हो, टैग लगा रहे हो कि नहीं भाई ये ऐसा है, तो उसके पहले उसका हमें इवेल्युएशन, प्रॉपर इवेल्युएशन करना पड़ता है, ठीक है? फीडबैक इज टेकन बाय असेसमेंट। भाई फीडबैक अगर मुझे किसी पेशेंट का देना कि नहीं, फीडबैक अगर मान लो मेरे पास एक बच्चा आया जो कि बहुत अच्छा था पढ़ने में, अब मुझे उसका फीडबैक देना था, असेसमेंट लूंगा मैं पहले, टेस्ट लूंगा ना उसका, तभी तो दूंगा ना असेसमेंट, ठीक है? मॉनिटरिंग द प्रोग्राम्स इज डन बाय असेसमेंट। भाई मॉनिटर करना मुझे प्रोग्राम का, ठीक है? मुझे मॉनिटर करना प्रोग्राम का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? असेस करना पड़ेगा। टू स्टैब्लिश बेसलाइन डाटा को भी स्टैब्लिश करना, टू इम्प्रूव क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा असेसमेंट मेथड हेल्प करता है, ठीक है? अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो देखो, साइकोलॉजिकल स्कोप होता है, सोशल, कॉग्निटिव, कल्चरल, एनवायरमेंटल, फिजिकल, मेंटल, बहुत सारे इसका स्कोप है, आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ असेसमेंट। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ असेसमेंट? अगर मैं असेसमेंट को, मान लो किसी को आप असेस कर रहे हो, तो उसका एक प्रिंसिपल होता है। कौन सा प्रिंसिपल होता है? देखो, सबसे पहले वैलिडिटी, एक वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंस, अलाइनमेंट विद ऑब्जेक्टिव, ठीक है? अलाइनमेंट विद एन ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बात करूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ असेसमेंट? भाई प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ असेसमेंट क्या होता है, जल्दी बता दो। तो सबसे पहले देखो, वैलिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। फिर रिलायबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पर्पस एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी मतलब एक प्रॉपर, एक ऑथेंटिक होना चाहिए। वो जो भी आप बता रहे हो, किसी का भी असेसमेंट ले रहे हो, वो एक ऑथेंटिक होना चाहिए। फेयरनेस मतलब प्रॉपर, एक मतलब एक सही होना चाहिए, एक तरीके से कह सकते हैं। ट्रांसपेरेंस मतलब प्रॉपर जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो ट्रांसपेरेंस भी होना चाहिए। और अलाइनमेंट विद एन ऑब्जेक्ट, अलाइनमेंट विद एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या? इसके बाद इसके बहुत सारे एविडेंसेस वगैरह भी हम पढ़ेंगे। तब तक फिलहाल अभी तक इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार ले सकते हैं, ले लो स्क्रीन। हाँ, तो गाइस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? हम स्टार्ट करने वाले टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में, ठीक है? देखो, एक कहानी तो सुना होगा ना कि चलते चलते कट जाए रास्ते, तो बस पढ़ते पढ़ते हो जाएंगे खत्म, है ना? तो देखो, तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट, दो टाइप के असेसमेंट होते हैं जो, देखो, होते तो बहुत सारे हैं, कॉमनली दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है वो होता है फॉर्मेटिव, और दूसरा होता है समरेटिव, ठीक है? अब मैं आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि समरेटिव असेसमेंट क्या होता है, बताओ। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो कंडक्ट ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस टू इंप्रूव टीचिंग, ठीक है? फॉर्मेटिव का मतलब क्या हो गया कि हम जब कोई इंसान जबकि लर्निंग प्रोसेस में रहता है उस समय हम उसका असेसमेंट लेते हैं, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है? समरेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होगा कि आल्सो नोन एज एक्सटर्नल असेसमेंट कंडक्ट एट द कंपटीशन ऑफ कोर्स या फिर कंप्लीटिशन ऑफ द कोर्स, ठीक है? अब देखो, मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मेटिव का मतलब ड्यूरिंग द
द लर्निंग, है ना, आफ्टर द कंप्लीट ऑफ कोर्स, ठीक है, समरेटिव। अब एग्जांपल बताऊं, जैसे आपकी क्लास में टेस्ट होता है तो टेस्ट क्या हो गया आपको, फॉर्मेटिव हो गया, ठीक है, फॉर्मेटिव क्या हो गया, टेस्ट जो आपके क्लास में होता है, सीटी वगैरह। समरेटिव जो आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है, फाइनल ईयर का एग्जाम होता है ना, वही है, वो हो गया आपका समरेटिव। याद हो गया, इजी है, याद कर लोगे, हाँ चलो हो गया। बैरियर्स ऑफ इवैल्यूएशन, भाई इवैल्यूएशन मुझे करना है किसी चीज का, उसका बैरियर्स क्या क्या हो सकता है, कंट्रोल करना है सबसे पहले लिमिट हमें एक प्रॉपर लिमिट, कहीं ना कहीं हम एक लिमिट भी हो जाता है कि हाँ इससे ज्यादा हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते उसका। डिफिकल्टी मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं हाँ देखो मैनेज करने में भी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता ही है। रेजिस्टेंस होता है, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते हम इसको, रिलाइंग ऑन एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस, ठीक है, कहीं ना कहीं ये इफेक्टिवनेस पे भी रिलाई करता है, ठीक है, ये हो गया। गाइडलाइंस टू डेवलप असेसमेंट टूल, देखो एक गाइडलाइन होता है जिसके थ्रू हम असेसमेंट या फिर इवैल्यूएशन का टूल डेवलप करते हैं। कौन कौन सी गाइडलाइन होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, पार्टिसिबिलिटी, पार्टिसिबिलिटी, क्लीन एंड कंप्रिहेंसिव, रिलेवेंट, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, क्लीन होना चाहिए, कंप्रिहेंसिव मतलब थोड़ा कम होना चाहिए, रिलेवेंट एंड पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, हमें पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का यूज करना है, रिलेवेंट आंसर जो भी है उससे हमें रिलेवेंट आंसर ही पूछना है, ठीक है, ये हो गया। वैलिडेशन ऑफ असेसमेंट, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट, प्रॉपर एक वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी, रिलायबिलिटी होना चाहिए ऑफ असेसमेंट का मतलब एक रिलायबल भी होना चाहिए, जो हम उससे सामने वाले से जो हम पूछेंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ नॉलेज, भाई असेसमेंट ऑफ नॉलेज, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे असेसमेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है, असेसमेंट ऑफ नॉलेज, देखो असेसमेंट ऑफ नॉलेज हमें अगर मान लो आपके पेपर में एक आपको क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आया हुआ, तो क्वेश्चन पेपर में आप देखते ही समझ जाते हो ना कि एक लॉन्ग टर्म, एक आपका लॉन्ग आंसर होता है, एक शॉर्ट होता है, एक एमसीक्यूज टाइप के आंसर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बहुत सालों से चल रहा है, बहुत पुराना समय से चल रहा है ना, तो देखो वही सेम है, ठीक है। असेसमेंट, अगर आपको पेपर में असेसमेंट ऑफ नॉलेज आता है तो आपको क्या लिखना है, ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप लिखना है, शॉर्ट लिखना है, एमसीक्यूज लिखना है। अब ऐसे टाइप्स क्वेश्चन में ऐसे टाइप क्वेश्चन में भी दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड, क्या, एक होता है अनसैचुरेटेड और एक होता है सैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड क्या होता है, आल्सो नोन एज ओपन एंडेड क्वेश्चन, और सैचुरेटेड मतलब रेजिस्टेंस रिस्पांस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन रहता है, भाई ओपन मतलब डायरेक्टली तुमसे पूछ लेगा। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस रिस्पांस टाइप क्वेश्चन, रेजिस्टेंस रिस्पांस मतलब उसका आंसर आपको नहीं पता होगा जल्दी, उस टाइप का वो होता है सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जो कि ओपन टाइप, शॉर्ट टर्म आंसर जो होते हैं, छोटे वाले आंसर, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ना एडवांटेज भी होता है और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर ये पेपर में आता है कि असेसमेंट ऑफ नॉलेज लिखना है, तो अगर मान लो लॉन्ग आंसर लिख रहे हो तो लॉन्ग आंसर के आप कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिख दो, की पॉइंट का हेडिंग डाल के लिख दो। ये तुम्हारे क्रिटिकल थिंकिंग है, इसको खुद सोच के लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। हर चीज नहीं बताई जा सकती किसी चीज को, ठीक है, हर चीज बताने में बैठ गया तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तुम्हारे खुद का क्रिटिकल थिंकिंग सोचो ना खुद, कि भाई अगर कोई पॉइंट नहीं आ रहा, जैसे मान लो अभी पेपर में देखे आया था फॉरेंसिक नर्सिंग का, उसमें आया हुआ था कि ऐसे नहीं क्या होता स्टूडेंट, क्या कहते हैं, स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्या होता है, एसएनसी, ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्या होता है, तो भाई स्टेट नर्सिंग काउंसिल बाहर नहीं लिखना था भाई, 3 नंबर का पेपर था, उसमें क्या हेडिंग बनाओगे, तो सबसे पहले हेडिंग बनेगा भाई, इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया, की पॉइंट हो गया, फीचर्स हो गया, इसके क्या क्या पर्पस होते हैं, इसका क्या क्या गोल होता है, इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है शॉर्ट टर्म। अगर एमसीक्यू बात करते हैं तो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन मतलब वो होते हैं, की होते हैं, स्टेम हो गया, ऑप्शन हो गया, डिस्क्रिमिनेटर हो गया और की हो जाता है, ये सिर्फ 4 आपके वो हो जाते हैं, एसएस ओ क्या कहते हैं की, एमसीक्यू की। फिर उसके बाद हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ नॉलेज की। हम अगर किसी पेशेंट का नॉलेज असेस कर रहे हैं तो उसको कैसे कैसे असेस कर सकते हैं, भाई अभी तक हमने क्या किया था, सॉरी असेसमेंट ऑफ स्किल है यहाँ पे, ठीक है, नॉलेज नहीं है, स्किल है, ठीक है, असेसमेंट ऑफ स्किल, ठीक है, असेसमेंट ऑफ स्किल, ठीक है। अभी तक मैंने असेस किया था भाई नॉलेज, अभी तक मैंने यहाँ की खोपड़ी यूज कर ली, ठीक है। अब मैं क्या असेस करूंगा, स्किल, कितना काम आता है तुम्हें, ठीक है। तो क्लिनिकल इवैल्यूएशन हो जाता है, ऑब्जर्वेशन, प्रोसीजर, एनसीपी, ऑस्की, अन्य ऑस्की हो गया, क्लिनिकल लॉग हो गया, क्योंकि मैं पूछता हूँ कि ऑस्की का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बता दो। अगर पता होगा भाई तो ऑस्की का फुल फॉर्म बता दो, पता तो जरूर होगा आपको, नहीं पता रुको मैं बताता हूँ। ऑस्की का जो फुल फॉर्म होता है, वो ऑस्की का क्या फुल फॉर्म होता है भाई,
ऑस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लिनिकल इवैल्यूएशन, ठीक है। और ऑस्की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लिनिकल इवैल्यूएशन, ठीक है। क्लिनिकल लॉक्स हो जाते हैं, वर्बल एग्जामिनेशन प्रोसीजर रिकॉर्डिंग, मतलब असेसमेंट ऑफ स्किल, मतलब जो हमारे अंदर जो कला है, हुनर है, उसको कैसे आप असेस करते हैं। जैसे आप, मैं मान लो तुम्हारे अंदर एक हुनर है और तुम एक टीचर हो और तुम्हारे बच्चों के अंदर एक हुनर है, तो उसको कैसे इवैल्यूएट करोगे, वही चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड को ऐसे कैसे असेस करना है, तो देखो एटीट्यूड का एक स्केल आता है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं पीपल एटीट्यूड टू एन इशू, ठीक है। इसके थ्रू हम मेजर करते हैं पीपल एटीट्यूड एंड टू एन इशू, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं असेसमेंट टेस्ट फॉर अ हायर लर्नर, फिर उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट, समरेटिव असेसमेंट, फिर चैप्टर फिनिश, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है, भूलना नहीं है। तब तक फिलहाल अभी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ले लिया, ले लो। तो अब हम क्या पढ़ने वाले भाई, अब हम स्टार्ट करने वाले क्या, असेसमेंट टेस्ट फॉर हायर लर्नर, ठीक है। अब देखो कुछ जो बच्चे जो होते हैं उनको चुल्ली होती है, कैसी चुल्ली होती है कि भाई उनको ज्यादा पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। कुछ बच्चे होते हैं वो उनको बहुत ज्यादा चुल होती है पढ़ने के। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक अमन नाम का लड़का है, ठीक है, एक अमन नाम का लड़का है, उसे बहुत ज्यादा चुल है पढ़ने की। उसके अंदर कीड़ा है, सुलेमानी कीड़ा है, और वो आता डेली आता, डेली आता, पढ़ता है बेचारा, डेली पढ़ रहा, डेली पढ़ रहा, डेली पढ़ रहा, डेली पढ़ रहा है ना। तो उसका मुझे अगर असेसमेंट करना हो तो उसका कौन कौन सा मेथड होगा उसको असेस करने के लिए, यही ज्यादा डेली आता है नहीं, उसके बहुत सारे असेसमेंट होते हैं। अब उसके असेसमेंट के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। देखो सबसे पहला जो असेसमेंट होता है वो होता है इंटर पर्सपेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इंटर पर्सपेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है, हॉट स्पॉट क्वेश्चन हो जाते हैं ना, हॉट स्पॉट एसपीओटी, ड्रैग एंड डॉर हो जाता है, ऑर्डर रिस्पॉन्स क्वेश्चन हो जाता है, डिफिकल्ट इंडेक्स हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो इंटर पर्सपेक्टिव क्वेश्चन मतलब उसके अंदर के क्वेश्चंस होते हैं वो हम पूछते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। हॉट स्पॉट मतलब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर एंड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हो जाते हैं, ऑर्डर मैंने दिया उसका क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने भाई बोला कि बैठ जाओ तो वो किस तरीके से बैठ रहा है, एकदम से बैठ रहा है या फिर डिग्निटी के साथ बैठ रहा है ना, ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। ये हो गई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तुम्हारा फॉर्मेटिव एंड समरेटिव असेसमेंट। देखो बताने से पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सिंपल सा बता दूं ना, ये दोनों है क्या, ये दोनों भला क्या, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि समझ लो एक ऐसा असेसमेंट जो कि हम बीच बीच में ले रहे हैं, अंतराल में ले रहे हैं, 10 दिन 15 दिन, 10 दिन 15 दिन, 10 दिन 15 दिन, जैसे आपकी क्लास में सीटी होता है, क्लास टेस्ट होता है। समरेटिव का मतलब हो जाता है जैसे आपके क्लास में ईयरली बेस्ड पेपर होता है, वही सेम थ्योरी आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, समझ के, इजी है, इतना कर लोगे, देखते रहो। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब इट अकर ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटीज, जब भी हम कोई लर्निंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं तब ये अकर होता है, ठीक है। मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग, ठीक है, मॉनिटर करता है क्या, स्टूडेंट लर्निंग को। मॉनिटर एंड इम्प्रूव ऑनगोइंग लर्निंग, ठीक है, ये मॉनिटर करता है, ऑनगोइंग लर्निंग को भी मॉनिटर करता है। कैन बी डेली फीडबैक एज क्लास, ठीक है। अगर मान लो कोई टीचर आया जो कि तुम्हारा फर्स्ट डे है उस टीचर का, तो अगर उसने पढ़ा के गया वो, तो उसके बाद हमारे प्रिंसिपल्स वगैरह आते हैं ना, पूछते हैं, फीडबैक हमसे लेते हैं, भाई कैसा पढ़ा है इसने, अच्छा पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया, ठीक है। ये आ जाता है हमारा फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव मतलब सिंपल सा पॉइंट है कि बीच बीच में जो तुम्हारे टेस्ट वगैरह होते हैं, तुम्हारे जो फीडबैक्स लिए जाते हैं वो सब आ जाते हैं हमारे फॉर्मेटिव में। मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग, ठीक है, अक्कर ड्यूरिंग द लर्निंग एक्टिविटीज, हमारी जो लर्निंग एक्टिविटीज होती है। समरेटिव असेसमेंट की बात करें तो इट अक्कर ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर, भाई क्लास 12 का पेपर कैसा होता है, बोर्ड का एग्जाम कैसा होता है, एंड में ही होता है ना, एक साल के अंतराल में होता है ना, तो वो हो जाता है हमारा समरेटिव। एम टू एलिवेट स्टूडेंट लर्निंग, भाई कुछ नहीं आ रहा तो स्टूडेंट का लर्निंग लिख दो, सिंपल सा फंडा होगा, स्टूडेंट लर्निंग को इवेलुएट करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। टीचिंग कैन बी यूज्ड, ठीक है, टीचर कैन बी यूज्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो इसमें जो टीचर्स होता है बहुत सारे क्वेश्चंस को यूज कर सकता है, जैसे शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, एमसीक्यूज हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ये सब सारी चीज होता है, ठीक है। और इवेल ऐसे, ठीक है, इट इज ईयरली और सेमेस्टर टेस्ट, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया कि ये ईयरली हो सकता है या फिर सेमेस्टर टेस्ट हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद देखो, अब इसके बाद हमारा चैप्टर पे फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो। इसमें से हर बार भाई हर साल एक क्वेश्चन आता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग होती है, इजी तो है, पढ़ लोगे आराम से, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे गाइडेंस होता है, गाइडेंस क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या होता है, गाइडेंस के स्कोप क्या क्या हो सकते हैं, गाइडेंस के डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बट काउंसलिंग काउंसलिंग क्या होता है, उसके काउंसलिंग के प्रोसेस क्या होते हैं, काउंसलिंग के कितने स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीजें मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तब तक लिए अगर इस चैप्टर से कोई भी अगर आपको डाउट हो या फिर कोई भी अगर आपको मान लो कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हो, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक के लिए
हाँ, और एक मेरा एक दोस्त है, वो आपसे मिलना चाहता था। तो वो बहुत रो रहा था कि भाई हमारा जो ऑडियंस है वो 460 प्लस होने वाला है, मतलब अप्रॉक्स में नए साल में एंटर करने से पहले पहले मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे जो सब्सक्राइबर वो 500 प्लस हो जाए। लेकिन आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है, आप लोग का भी इसमें सपोर्ट चाहिए। और मेरा जो फ्रेंड है वो आपसे मिलना चाहता है, तो मेरा जो फ्रेंड है वो है भाई ये, है ना, ये जो फ्रेंड है मेरा, ये आपसे मिलना चाहता था। ये स्पाइडरमैन फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है, ये मेरा अच्छा फ्रेंड है, ठीक है। तो ये आपसे मिलना चाहता था, तो मैंने कहा भाई स्पाइडरमैन मिल लिया ना तुम लोगों ने, मिल लिया, ठीक है। चलो, ठीक है। तो अगर इससे कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमेशा अपने पेरेंट्स और टीचर्स का रिस्पेक्ट करें। जय हिंद, थैंक यू।